पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाली श्रृंखला में जो समुद्री डाकू देखते हैं, वैसे ही एक डाकू ने मुगलों के हज पर जाने वाले जहाज को लूटा था। इस लूट में वो मुगल राजकुमारी यानी औरंगजेब की बिटिया या उसकी पोती को उठा ले गया था और औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया। मुगलों ने जो जो किया था वो अपने जीवन काल में ही भुगता भी। गंजे सवाई नाम का जहाज मुगलों की भारत से लूटकर इकट्ठा की गई दौलत को लेकर के निकला था। इस जहाज को जब मरियम उल जमानी ने बनवाया था तब इस पर 62 तोपें होनी थी और इसे लूटते वक्त कहते हैं कि इस पर 80 तोपें और 1100 नाविक यानी कम से कम 400 बंदूकची सवार थे। उनके साथ ही फतेह मोहम्मद नाम का जहाज था। फतेह मोहम्मद नाम के इस दूसरे जहाज पर 90 से अधिक तोपें थी और उस पर कम से कम 800 सिपाही सवार थे। समुद्री लुटेरों के पास 6 जहाज थे और उन्होंने पहले फतेह मोहम्मद पर हमला किया था। इन 6 लुटेरों के जहाज़ों में से हेनरी एवेरी को अपना एडमिरल चुना गया था और उसी के नेतृत्व में ये समुद्री डाकुओं का हमला हुआ था। औरंगजेब की दादी मरियम उल जमानी अकबर की बीवी थी और उसी का बेटा शहजादा सलीम बाद में जहांगीर नाम से गद्दी पर बैठा था। अकबर के दौर में उसके हरम की स्त्रियों का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी, इसलिए मरियम उल जमानी का नाम कम सुनाई देता है। वो अकबर के दौर की इकलौती स्त्री थी जिसे व्यापार करने का कोई इतिहासकारों का लेख जो है वो मिलता है। उसने मक्का को जाने वाले कई जहाज बनवाए थे और उनसे हाजी आते जाते थे। मुगलों की जमा की हुई दौलत वहां भेजी जाती थी। मसालों और रेशम का व्यापार करने के लिए मरियम उल जमानी के जहाज जाया करते थे। मुगल स्त्रियां जिन्हें शादी करने की इजाज़त नहीं होती थी, उनके लिए विदेश व्यापार करने का रास्ता मरियम उल जमानी ने ही खोला था। अकबर खुद भी मरियम उल जमानी के व्यापार में रुचि लेता था, व्यापार में निवेश करता था और अकबर को सलाह भी मरियम उल जमानी ही देती थी। जब अगस्त 1695 में मरियम उल जमानी का बनवाया जहाज गंजे सवाई बाब अल मंदेब पहुंचा तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आज जिसे कहा जाता है, उस इलाके में यमन और अरब के बीच में पड़ने वाला ये क्षेत्र है। तब तक जहाज़ों को सूरत के बंदरगाह से चले हुए 8 दिन हो चुके थे। इन डकैतों में टीव अपने 60 लोगों के साथ एमिटी नाम के जहाज पर सवार था। जोसेफ फेरो 60 आदमियों के साथ पोर्ट्समाउथ एडवेंचर नाम के जहाज पर था। डॉल्फिन नाम के जहाज पर 60 लोगों के साथ रिचर्ड वॉन्ट था। विलियम माइस पर्ल नाम के जहाज पर 30-40 आदमियों के साथ था और थॉमस वेक 70 आदमी लिए सुसन्ना नाम के जहाज पर आगे बढ़ा। यानी कि समुद्री लुटेरों की जो कुल ताकत थी वो एक मोगलिया जहाज से भी कहीं कम थी। इसके बावजूद लुटेरों ने इरादा पक्का किया और इन जहाज़ों में डॉल्फिन बहुत धीमा था, इसलिए रिचर्ड वॉन्ट और उसके साथी डॉल्फिन को जलाकर हेनरी एवेरी के जहाज़ फैंसी पर आ गए। एमिटी जहाज़ भी तेज रफ्तार मुगलों का पीछा नहीं कर पाया और कहीं पीछे ही छूट गया। एक मुगल जहाज़ के साथ मुठभेड़ में उसका कप्तान टीव पहले ही मारा जा चुका था, इसलिए वो अभियान में फिर शामिल ही नहीं हुआ। इस तरह 4 या 5 दिन पीछा करने के बाद उनका सामना फतेह मोहम्मद से जब दोबारा हुआ तो सूरत के किसी अब्दुल गफ्फार नाम के व्यापारी के इस जहाज पे नाविकों ने जो था वो जमकर मुकाबला करना जो है वो उचित नहीं समझा। उन्हें डर लगा शायद तोपों से और हेनरी एवेरी ने आसानी से जहाज पर कब्जा करके उस दौर के करीब 50 से 60 हज़ार पाउंड की रकम को जो है लूट लिया। जब लुटेरों में हिस्सा बटा तो हेनरी एवेरी के हिस्से में बहुत छोटी रकम आई। हेनरी एवेरी इतने कम से संतुष्ट नहीं हुआ और वो गंजे सवाई के पीछे निकल पड़ा। गंजे सवाई पर 80 तोपें और 400 सिपाहियों के अलावा 600 से अधिक हज यात्री थे, जो कि ज़्यादातर औरतें ही थीं। किस्मत से तोपों के पहले हमले में ही हेनरी के जहाज़ ने गंजे सवाई का मास्तूल उखाड़ दिया। फैंसी नाम का जहाज़ जो हेनरी एवेरी का था वो अब गंजे सवाई के बराबर में जा पहुंचा और थोड़ी देर तक तो लुटेरे मुगल की बंदूकों के कारण जहाज पर नहीं चढ़ पाए, लेकिन तभी गंजे सवाई पर एक बड़ा तोप फट गया और उसके कई लोग मारे गए, कई आग से भागने लगे। पर्ल नाम का जो एक दूसरा लुटेरा जहाज था वो भी तब तक पास आ गया था, लेकिन लुटेरों की हिम्मत मुगल जहाज पर चढ़ने की नहीं हुई थी।
तब तक मुगल कप्तान इब्राहिम जो था वो लड़ाई के क्षेत्र से भागकर नीचे जा छुपा और औरतों को, गुलामों को बंदूकें थमाकर ऊपर भेज दिया। कई घंटों तक स्त्रियों ने लुटेरों का मुकाबला तो किया, लेकिन फिर वो नेतृत्व और अनुभव की कमी के कारण हारी और आत्मसमर्पण किया। इसके बाद तो हेनरी अवेरी ने जहाज पर कब्जा कर लिया और फिर कई दिनों तक गंजे सवाई पर बलात्कार और यातनाओं का नंगा नाच चलता रहा। उस वक्त जो सूरत में मौजूद इतिहासकार थे खफी खान, उन्होंने अपने विवरण में इसके लिए पूरी तरह जहाज के कप्तान इब्राहिम को दोषी ठहराया था और लिखा था कि ईसाई तलवारों की लड़ाई में उतने बहादुर नहीं होते और कप्तान इब्राहिम ने अगर बहादुरी दिखाई होती तो लुटेरे हार जाते। दूसरे समकालीनों के अलावा खुद खफी खान ने भी इस घटना के बारे में जो लिखा उसमें बलात्कार और यातनाओं का दौर कई दिन तक चला। एक एक करके लुटेरे कैसे जहाज की एक एक मंजिल नीचे उतरकर मुस्लिम औरतों की असमत लूटते रहे, इस बारे में उसने लिखा। बलात्कारों और यातनाओं के जरिए छुपाए हुए खजाने के बारे में उगलवाया गया। जो खजाना लोगों ने छुपा लिया था उसके बारे में भी जानकारी ली गई। कुछ मोहम्मदन औरतों ने जहाज से कूदकर या आत्महत्या करके जान दे दी। जो बच गई उन्हें लुटेरे हेनरी अवेरी के जहाज फैंसी पर उठाकर ले गए। इस घटना के बारे में तब के बंबई के गवर्नर और ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन गायर ने एक चिट्ठी लॉर्ड ऑफ ट्रेड्स को लिखी थी, जिसमें पता चलता है कि गंजे सवाई और अब्दुल गफूर के जहाज़ों को लूटा गया था। अपनी चिट्ठी में जॉन गेयर ने ही लिखा था कि किसी बड़े उमराओं की बीवी, बादशाह के करीबी रिश्तेदार इत्यादि उस जहाज पर थे जिन्हें लुटेरे उठा ले गए। एक बड़ा आदमी, कोई वजीर होगा संभवतः, उसकी बीवियों ने खुदकुशी कर ली ताकि उसके पतियों को उनके जिस्म का नोचा जाना देखना ना पड़े। यानी औरंगजेब की बेटी या पोती, कुछ मुगल शहजादियां जहाज पर थीं जिन्हें लुटेरे उठा ले गए। उस दौर में एक नाविक या जहाजी की जो सालाना आय थी वो 15 से 30-33 पाउंड के बीच होती थी। हेनरी अवेरी नाम के इस लुटेरे पर 1000 पाउंड का इनाम रखा गया था। ये एक जहाजी के पूरे जीवन की कमाई से भी ज्यादा होता। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि लुटेरे मुगल शहजादी को उठा ले गए थे। खुद लुटेरों ने भी लिखा है कि इस लूट में उन्हें हीरे जवाहरात से कहीं अधिक कीमती चीज मिली थी। इतिहास की सबसे बड़ी किसी आदमी की खोज यानी मैनहंट जो हुई हो, वो इसी घटना के बाद हेनरी अवेरी की खोज की घटना थी। इससे पहले किसी आदमी की इतनी बड़ी खोज नहीं हुई थी। हेनरी अवेरी कभी पकड़ा नहीं गया, ना ही औरंगजेब की लुटी हुई दौलत वापस मिल पाई थी। लूट के बाद क्या हुआ? लूट के बाद हुई घटनाओं पर कई कहानियां चलती हैं जो कम विश्वसनीय सूत्र हैं। जैसे चार्ल्स जॉनसन नाम की एक लेखक की किताब आती है, ए जनरल हिस्ट्री ऑफ द पायरेट्स। उसके मुताबिक हेनरी ने बाकी लुटेरों को सारा लूट का माल उसके जहाज पर रहने देने को राजी कर लिया था और रातों रात सारा खजाना लेकर चंपत हो गया। दूसरे जो अधिक विश्वसनीय सूत्र हैं उनके मुताबिक पर्ल और फैंसी नाम के जहाज के लुटेरों में सिक्कों के बंटवारे को लेकर के लड़ाई हो गई थी और हेनरी के लोगों ने यानी फैंसी जहाज वालों ने पर्ल जहाज वालों के माल पर कब्जा कर लिया था। पोर्ट्समाउथ एडवेंचर नाम का जो जहाज था वो दूर से खड़ा गंजे सवाई पर जारी लड़ाई को देखता रहा था, मगर उसमें शामिल नहीं हुआ था, इसलिए उसे लूट में कोई हिस्सा दिया ही नहीं गया। राजनीतिक रूप से देखें तो तब तक चाइल्ड्स वॉर यानी पहला आंग्ल मुगल युद्ध हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आयात 1684 में करीब 8 लाख पाउंड का था, वो 1695 में गिरकर 30,000 पाउंड पे आ गया था। सूरत में उस वक्त इतिमाद खान गवर्नर था और उसने घटना की खबर मिलते ही इलाके में मौजूद सभी ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। इस वारदात से बिलबिलाकर औरंगजेब ने भारत में मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनी की 4 फैक्ट्रियां बंद करवा दी थी और सभी अधिकारियों को गिरफ्तार करवा लिया था। उसने फिरंगियों के शहर बॉम्बे पर हमला करके फिरंगियों को हमेशा के लिए खदेड़ देने की भी सोची थी। औरंगजेब को फुसलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे आर्थिक नुकसान की भरपाई करने का वादा किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस घटना के बाद समुद्री लुटेरों को
होस्टिस ह्यूमनी जेनेरिस यानी मानवता का शत्रु घोषित किया और 1696 में समुद्री लुटेरे हेनरी पर 500 पाउंड का इनाम, साथ ही खबर देने वाले को आम माफी भी घोषित की गई। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रकम को दोगुना कर दिया। आज के हिसाब से ये करीब करीब 2 लाख पाउंड का इनाम था। इतने इनाम के बाद भी हेनरी कभी पकड़ा नहीं गया। हेनरी कहाँ गायब हुआ, इसके बारे में कई कहानियां चलती हैं। जो सबसे विश्वसनीय कहानी मानी जाती है उसके मुताबिक मार्च 1696 में फैंसी जहाज जो था वो बहामास के एक द्वीप नसाउ में पहुंचा और वहां पे निकोलस ट्रॉट नाम का गवर्नर था। हेनरी ने अपने फर्जी परिचय हेनरी ब्रिजमैन के साथ उस द्वीप पर डेरा डाला। ब्रिटिश नौसेना कई वर्षों से उस तरफ आई ही नहीं थी। गवर्नर निकोलस को पता था कि थोड़ी रिश्वत के लिए बेईमानी की जा सकती है। जो प्रसिद्ध सा 9 वर्षों का युद्ध 9 ईयर्स वॉर होता है, उसे चलते हुए उस समय तक 8 वर्ष हो चुके थे और शहर में सिर्फ 60 पुरुष बचे थे। हेनरी के 113 लुटेरे अगर शहर में आकर के बस जाते तो फ्रांसीसी हमले की स्थिति में शहर की 28 तोपों को चलाने के लिए गवर्नर के पास लोग भी हो जाते। हेनरी अवेरी के पास 113 समुद्री लुटेरों के अलावा 90 गुलाम यानी करीब 200 लोग थे और ये गवर्नर निकोलस की ताकत से कहीं ज़्यादा थे। उसने अपना जहाज फैंसी भी निकोलस को दे दिया था और इसके अलावा कई टन हाथी दांत, बारूद, हथियार आदि की रिश्वत भी दी गई थी, ऐसा माना जाता है। इस द्वीप पर अपना लूट का माल खर्च करके ऐश करने के लिए कोई साधन ही नहीं थे। जहाज फैंसी चूंकि वहां शरण लिए लुटेरों का पता बताता हुआ सबूत था, इसलिए गवर्नर निकोलस ने उससे सभी काम लायक चीजें उतरवाने के बाद उसे डुबो दिया। ऐसा माना जाता है कि बाद में हेनरी को वहां से भागना पड़ा। जून 1696 के बाद से हेनरी अवेरी को देखे जाने की कोई भी भरोसेमंद सूचना कभी नहीं मिली। औरंगजेब की बेटी या पोती जिसे वो उठा ले गया था, संभवतः वो गुलामों की तरह कहीं बेच दी गई होगी, क्योंकि अंतिम बार जो हेनरी अवेरी की खबर मिलती है उस समय तक उसके पास 90 गुलाम तो थे ही। अपना परिचय भी वो गुलामों के व्यापारी के रूप में ही देता था। अंग्रेज उस समय गुलामों का व्यापार किया करते थे, अरबी भी गुलामों का व्यापार किया करते थे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि स्त्रियों और बच्चों को लूट के ले जाने का जो काम मुगलों ने किया था वो उन्हें स्वयं भी अपने जीवन काल में ही भुगतना पड़ा था। हाँ, भारत की इतिहास की किताबों में इन घटनाओं को नहीं लिखा पढ़ा जाता है। उसके कारणों का आपको अनुमान होगा ही, क्योंकि ये साबित करना होता है कि भारत से समुद्री व्यापार नहीं होता था, भारत में जहाज़ नहीं बनाए जाते थे। अगर इन घटनाओं का जिक्र होगा तो भारत में कितने बड़े जहाज़ बनते थे या कहाँ कितने बड़े जहाज़ चलते थे, कहाँ तक व्यापार जाता था, इन सब के बारे में भी जिक्र करना पड़ेगा। तो इन घटनाओं के बारे में भारत की इतिहास की किताबों में से पन्ने गायब कर दिए गए हैं। आगे किसी और कहानी के साथ फिर मिलते हैं। फिलहाल इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।